तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। वादे के मुताबिक आज 1 फरवरी 2024 हम बात शुरू करेंगे दाऊद इब्राहिम से मेरी मुलाकातों की सीरीज। ये शुरू करने के पहले आज का एपिसोड छोटी छोटी 2-3 बातें आपको बतानी चाहता हूं कि इस पूरी सीरीज में बात सिर्फ दाऊद इब्राहिम की और मेरी होगी। तीसरा आदमी कोई नहीं होगा। इसमें होंगे बहुत से करैक्टर जिनकी बातें होगी, लेकिन जो आपके सामने खुलासे होंगे वो सब उन बातों के होंगे जो मेरी और दाऊद इब्राहिम की बातें हुई। उसमें किसी क्राइम का जिक्र नहीं होगा, किसी इस किस्म के हालातों का, धर्म का, जात का, पात का, इसका कोई बात नहीं होगी, क्योंकि वो सब कुछ ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। और मैं बात शुरू करूंगा 1988 से, उस समय से जब मैं पहली बार इंडिपेंडेंटली आमने सामने बैठकर दाऊद इब्राहिम से दुबई में बात करता हूं। कैसे वो सब पॉसिबल हुआ, किन लोगों की मदद से पॉसिबल हुआ और क्यों पॉसिबल हुआ, इनकी बातें करेंगे। 88 के पहले 2 बार मैं दाऊद इब्राहिम को मुंबई में मिल चुका था, लेकिन वो मुलाकात जैसी बात नहीं थी, वो एक जर्नलिस्टिक कर्तव्य था। 84 में समद खान के मर्डर के बाद दिसंबर 84 में बहुत से पत्रकारों ने सोचा कि दाऊद इब्राहिम से बात करनी चाहिए कि ये सब कैसे हुआ। मैं उन दिनों में अपनी डेली अखबार में नौकरी करता था और साथ में रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी का काम भी किया करता था। तो रॉयटर के जो क्राइम फील्ड, इस किस्म की लोकल खबरें देखते थे, मिस्टर देववरम, उनका मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक बड़ा हादसा हुआ है, तो चलो चलते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। तो मैं देववरम के साथ पाक मोडिया स्ट्रीट, मुसाफिर खाना, हमें तो इतना पता नहीं था एड्रेस वगैरह उस समय पे, बहुत बड़ा एक कंपाउंड था, गेट था, उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ ऑफिस थे, ऊपर को रहने की जगह थी। गेट के अंदर जाते ही सामने एक ऑफिस था, वहाँ पे हमें बैठा दिया गया। कुछ और रिपोर्टर भी थे, पीटीआई, यूएनआई, इस किस्म के। तो दाऊद इब्राहिम शायद उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे रहता था। मैं उस समय बहुत नया था, मुझे कोई इतनी मुंबई के अंडरवर्ल्ड की समझ नहीं थी। बड़े बड़े लोगों को मिल चुका था, लेकिन ये इंट्रिकेसीज अंडरवर्ल्ड की क्या होती हैं मुझे पता नहीं था, ना ही मैं कोई क्राइम बीट कवर करता था। मेरे सीनियर थे, लेखाधार थी, दूसरे अखबारों में प्रदीप शिंदे थे, बहुत से लोग थे जो क्राइम कवर करते थे। मेरा थोड़ा सा एक अच्छा रिलेशन था देवबरम के साथ, रॉयटर्स के साथ, तो मैं तो उस चक्कर में उनके साथ चला गया। बहुत देर तक हम सब रिपोर्टर उस नीचे वाले ऑफिस में बैठे रहे, लेकिन दाऊद इब्राहिम अपना कोई मिलने या बयान देने नीचे नहीं आया। और बहुत इंतज़ार करने के बाद जैसे हम सब ने फैसला किया कि अब हम चलते हैं, तो एक शख्स पठानी सूट में अचानक आ जाता है, सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है कि सॉरी, आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन मैं किसी और काम में
फंसा हुआ था, मैं ही दाऊद इब्राहिम हूं। सो दोस्तों, ये दो डायलॉग मुझे अच्छे लगे कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, आपको इतनी देर इंतजार करना पड़ा, मेरे से नहीं, 4 5 शायद 6 7 लोग होंगे, सबसे माफी मांगी। लेकिन अभी मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जब कभी मौका मिलेगा जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। और वो आदमी चला गया। एक पहली झलक दाऊद इब्राहिम की मैंने तब देखी। उसके बाद नेक्स्ट 85 आ जाता है। उनके घर में एक शादी थी, शायद नूरा की। मैं कई बार साल महीने भूल जाता हूँ, क्योंकि तभी सोचा नहीं था कि ये सब बातें एक दिन आप लोगों के साथ साझी करनी पड़ेगी। उस शादी वाले दिन दयाशंकर साहब वहां पे पहुंच जाते हैं। कस्टम के बहुत बड़े अफसर थे। और वो किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा, आज नहीं, आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि आज कंटेक्ट और है। वो किस्से का बहुत बड़ा मायना है, जिसने एक आदमी की इमेज, एक आदमी की नेचर, एक आदमी का तौर तरीका, एक आदमी की ऑफिसर्स के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ किस तरीके से वो बिहेव करता था, वो अलग किस्सा। क्योंकि वो डायरेक्टली मेरे साथ तो अलग नहीं रखता, इसलिए मैं आज नहीं सुना रहा हूं। लेकिन इस सीरीज में खत्म होने के पहले एक दिन जरूर सुनाऊंगा। लेकिन वो जो पहला इंप्रेशन था कि मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, वो मेरे दिल में कहीं ना कहीं बैठ गया कि एक अंडरवर्ल्ड का सरगना, तभी इतना बड़ा तो था नहीं, लेकिन एक हलीमी थी। उसके बाद कट टू 1988। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि पूरी सीरीज में हम किसी क्राइम का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरा फील्ड इस सीरीज में नहीं। बात सिर्फ दाऊद इब्राहिम की होगी, किसी सुनी सुनाई बातों की नहीं होगी। मुझे कोई इनसाइडर ला के पेश नहीं करना पड़ेगा। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है जो आपको बताए आके कि जो परमार साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। नहीं चलेगा। सिर्फ वो बातें होगी जो हम में हुई, दाऊद इब्राहिम में और मेरे साथ। इस सीरीज का मकसद ही ये है। 88 में अगस्त के महीने में मुझे एक लंदन से एक कॉमन फैमिली फ्रेंड से सद्दा आता है कि हमारे छोटे भाई की शादी है, आप आइए। और वो इसी किस्म का एक सद्दा, इनविटेशन कार्ड, मेरे मित्र रहमान खान पठान को भी आता है, अब्दुल रहमान खान पठान। और ये अब्दुल रहमान खान पठान कोई और नहीं, ये समद खान का बड़ा भाई। वो भी उस फैमिली को जानता था, मेरे से पहले जानता था। मेरी और अब्दुल रहमान की दोस्ती मेरे वो लंदन वाले पंजाबी दोस्तों की वजह से हुई थी। वो कैसे मिले कैसे नहीं मिले
उसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। वी वर कॉमन फ्रेंड्स। तो रहमान का मुझे फ़ोन आया कि बलजीत भाई, ये लंदन से संतोष की शादी है, संतोष मल्ली की। मैं नाम भी देता हूँ सबके, आप कहीं भी चेक कर सकते हो। तो मैं किसी काम में बिजी हूँ, नहीं जा सकता हूँ, आप जाना चाहोगे? तो मैंने मखौल से कह दिया कि रहमान भाई, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं, मैं तो मामूली रिपोर्टर हूँ। टिकट का इतने पता नहीं 18,000 17-18,000 की टिकट थी लंदन की तभी, 88। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं फिर कभी जाऊँगा। तो अब्दुल रहमान, मैं उनको रहमान भाई बोल दिया करता था, भाई जैसे थे। बोलते टिकट मैं ले देता हूँ, लेकिन आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा पहले काम बताइए, मैं फिर फैसला करूँगा कि जाना है कि नहीं जाना। बोले अपना वो हरभजन लाल मल्ली दोस्त है, आपका भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है। उसके छोटे भाई की, संतोष मल्ली की शादी है। तो मैं एक गिफ्ट उसके लिए भेजना चाहता हूँ। वो गिफ्ट आप मेरे लिए लेके जाओ, टिकट आपकी मैं करवा देता हूँ, ताकि मेरी भी हाजिरी लग जाए, आपकी भी लग। अब देखिए कितने दूर की सोची रहमान ने। वो मेरे ऊपर एहसान नहीं करना चाहता था टिकट दे के। उसने ये कहा कि मेरा गिफ्ट आप लेके जाइए, टिकट मैं आपको ले देता हूँ। ये दोस्तों, ये उन लोगों की बातें हैं जिनके बारे में आपने ना कभी सुना होगा ना देखा होगा। आपने समद खान का नाम सुना, करीम लाला का नाम सुना, सब अमीरजादा आलमगीर, उसी खानदान का ये आदमी। बीए इंग्लिश ऑनर्स किया, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा। समद खान भी कॉन्वेंट में पढ़ा था। वो समद खान किस तरीके से उसने ज़िंदगी गुजारी, उसमें जाने की जरूरत नहीं। उसी का बड़ा भाई की थिंकिंग देखिए आप, कितनी दूर की सोचता था, क्योंकि उसका कोई अंडरवर्ल्ड से लेना देना नहीं था। तो मुझे भी उसकी जो ऑफर अच्छी लगी, इंग्लैंड जाने का मौका मिल रहा था। लेकिन वो ज़माना था जब इंग्लैंड का वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता था। तो मैं डेली अखबार में काम करता था। मेरे एडिटर मिस्टर JD सिंह थे, जो पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से लंदन में 15-20 साल स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट रहे थे टाइम्स ऑफ इंडिया के। तो यूके की रिपोर्टिंग वो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए करते थे। रिटायर होने के बाद वो हमारे डेली अखबार के एडिटर बन गए, JD से। तो मैं इनविटेशन कार्ड लेके अपने एडिटर साहब के पास गया, JD सिंह साहब के पास, कि सर जी मुझे इनविटेशन आई है, मुझे इंग्लैंड जाना है, वीज़ा बहुत मुश्किल मिलता है, आप इतने साल अंग्रेज़ों से वास्ता रखा है तो मेरा वीज़ा लगवा दीजिए, डिप्टी हाई कमिश्नर का ऑफिस को कह के। बोलते डन बलजीत, गुड, आपको इंग्लैंड जाने का मौका मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने एक जो PRO थी, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर बम्बई में, मैं नाम नहीं अभी लेना चाहता, बहुत अच्छी दोस्त हैं हमारी, उनको फ़ोन कर दिया कि बलजीत लंदन जाना चाहता है, इसका वीज़ा लगवा दो, मैं गारंटी लेता हूँ कि जो वापस आएगा। ये इसने 15 दिन की छुट्टी ली है और 15 दिन में वापस आ जाएगा, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते। खैर मैं अगले दिन फॉर्म वार्म भर के ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन चला गया। उस लड़की ने मेरी हेल्प करके मुझे
6 महीने का वीज़ा लगवा दिया और ये वीज़ा मेरा लगा 29 अगस्त 1988 में और 7 सितंबर की शादी थी। तो मैंने सोचा कि 2-4 दिन पहले चले जाना चाहिए। तो रहमान ने मुझे एक सोने की अंगूठी लेडीज वाली कि मेरी तरफ से ये आप हरभजन सिंह मल्ली और उसके भाई संतोष को दे देना, घर में जो नई बहू आने वाली है उसके लिए मैं ये गिफ्ट भेज रहा हूँ। वो पता नहीं कितने हज़ार की थी या 100 की थी, पता नहीं। और मैंने अपने जो मेरी बचत थी उसमें से तकरीबन 35,000 रुपीज़ या 3,000 समथिंग, 35 नहीं 3,000, 3,300 या 3,500 वो मेरे पास थे। तो मैंने कांटेक्ट किया अपने दोस्तों से कि मुझे कोई इतने पैसे के अगर पाउंड लंदन में मिल जाएं तो अच्छा रहेगा। तो मेरे दोस्तों ने बताया कि कुलदीप सिंह चड्ढा हुआ करते थे, पैन एशियाटिक ऑटोमोबाइल की उनकी कंपनी थी कांग्रेस हाउस में, ओपेरा हाउस के पास। उनका कोई रिश्तेदार लंदन में रहता था। तो मैंने उनको 3,300 या शायद पता नहीं 3,500 रुपये दिए इंडियन करेंसी में। उन्होंने कहा कि लंदन इस जगह से जाके आप 100 पाउंड ले लेना, 100 पाउंड ब्रिटिश पाउंड। तब तक दाऊद इब्राहिम को मिलने की कोई बात नहीं थी, वहां से बात शुरू होती। खैर, मैंने नई नई एयरलाइन शुरू हुई थी, एमिरेट्स एयरलाइन। उन्होंने अपने पैसेंजर बढ़ाने के लिए एक ऑफर दी थी कि आप दुनिया में कहीं भी जाओ तो आपको दुबई में 1.5 दिन का स्टॉप ओवर फ्री मिलेगा। मतलब अगर आप मुंबई से लंदन जा रहे हैं तो 1.5 दिन जाते हुए या वापस आते हुए आप दुबई में एयरलाइन के खर्चे पे वो होटल आपको करके देंगे, आपके रहने का बंदोबस्त करेंगे, एयरपोर्ट से होटल छोड़ के आएंगे, होटल से वापसी पे एयरपोर्ट लेके आएंगे। तो आप 1.5 दिन दुबई घूम के शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं। टिकट भी सस्ती थी। टिकट तो मुझे खैर रहमान भाई ने दे दी। तो मैं एमिरेट्स की फ्लाइट पकड़ के लंदन पहुंच जाता और उन दिनों में एमिरेट्स की फ्लाइट हीथ्रो पे नहीं गैटविक एयरपोर्ट पे लैंड करती थी, जो नया नया एयरपोर्ट बना था। पुरानी एयरलाइन जो थी दुनिया भर की वो हीथ्रो पे जाती थी और नई एयरलाइन जो थी उन सबको गैटविक पे, हीथ्रो को डीकंजेस्ट करने के लिए गैटविक एयरपोर्ट बनाया गया था। लेकिन उस टिकट के अंदर गैटविक एयरपोर्ट से विक्टोरिया टर्मिनस, जैसे मुंबई में वीटी स्टेशन है उसका नाम भी विक्टोरिया टर्मिनस है, जिस किस्म का नक्शा विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई का है बिल्कुल उसी किस्म का नक्शा विक्टोरिया टर्मिनस लंदन का है, थोड़ा बहुत फर्क होगा। तो गैटविक एयरपोर्ट से विक्टोरिया टर्मिनस तक ट्रेन में, ट्यूब जिसको बोलते हैं, मेट्रो रेल आदि अंडरग्राउंड चलती है, उसका फिर टिकट के अंदर ही इंक्लूड होता था। तो जैसे ही हम लोग गैटविक एयरपोर्ट पहुंचा, मैं 2 सितंबर को 29 को वीज़ा लगा। 2 सितंबर को मैं वो सब पासपोर्ट में मेरे जो मोहरें लगी हैं वो सब आपको इसके साथ दिखाऊंगा। तो 2 सितंबर को मैं गैटविक पे लैंड करता हूँ, लंदन के गैटविक एयरपोर्ट। वहाँ से ट्रेन पकड़ के जो
टिकट के अंदर ही उसका भाड़ा था, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना पड़ा, तो मैं विक्टोरिया टर्मिनस पे पहुंचता और वहां से जो एड्रेस मुझे वो कुलदीप सिंह चड्ढा जी ने दिया था उस एड्रेस पे पहुंचता। उन्होंने कहा कि जी मालिक तो चले गए, मैं तो मैनेजर हूं, आप रात यहीं पे रुकिए, कल सुबह आपको 100 पाउंड मिलेंगे। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। मैं उनके उनका गेस्ट हाउस भी था, उसी में मेरे को एक कमरा दे दिया उन्होंने रात को सोने के लिए, चाय वाय पिलाई, मैं सो गया। सुबह जब उठ के मैंने पूछा कि भाई मेरे पैसे मुझे दे दीजिए, मुझे तो बर्मिंघम जाना है शादी पे, तो उन्होंने कहा कि जी आप रात यहाँ पे रुके हुए, इसके 10 पाउंड कट करके आपको 90 पाउंड जो है वो दिया जाए। अब मैंने सोचा क्या बहस करनी है इनसे, मैं तो एडवांस पैसे दिए हुए थे, इन्होंने देने थे, इन्होंने कहा रुक जाओ, अगर कल ही मुझे पैसे दे देते तो मैं निकल जाता था बर्मिंघम का कोच पकड़ के। खैर टू कट इट शॉर्ट, मैं बर्मिंघम पहुंच गया और वहाँ से अपने दोस्तों के घर जाने में जो मुझे मुश्किलातें आई वो बात में किसी एपिसोड में आपको सुनाऊंगा, आज आपका समय नहीं लूँगा। तो 3 तारीख की दोपहर मैं बर्मिंघम पहुँच जाता हूँ, दोस्तों को मिलता हूँ, कैसे ढूंढा, बहुत लंबी चौड़ी स्ट्रगल। खैर शादी अटेंड की, उसके बाद 7 तारीख के बाद फ्री हो गए, 1-2 दिन और पार्टीज वगैरह चलती रहीं। तो मैंने रहमान के साथ राब्ता साधा हुआ था, मैंने कहा भाई साहब मैं वापस अभी जा रहा है मुझे, मैं टिकट कंफर्म करवा रहा हूँ एमिरेट्स की, 1.5 दिन मुझे दुबई में मिलेगा, तो आप कोशिश करो अगर दाऊद इब्राहिम से बात हो सके तो मैं उनको मिलते हुए चला जाऊंगा। 3-4 दिन रहमान भाई की दाऊद से बात नहीं हो सकी और निकल गए। करते करते 17 तारीख हो गई, मैं बोर होना शुरू हो गया इंग्लैंड में, अब कितने दिन आप रह सकते हो प्रदेश में। 2 तारीख का गया हुआ 17 तारीख हो जाती है। तो मैं अपने जो मेरे होस्ट थे मल्ली फैमिली, उनको कहा कि यार मेरी टिकट वापसी की कंफर्म करवा दो, वो तो लंदन से होनी थी, जाना था फ्लाइट। तो एक वहाँ पे सुरेंद्र ट्रैवलर्स करके थे, उनको बोल के उन्होंने 18 तारीख की मेरी टिकट कंफर्म करवा दी, बैक टू बॉम्बे वाया दुबई। जैसे ही टिकट कंफर्म हुई तो रहमान भाई का फोन आ गया कि मेरी बात हो गई है दाऊद इब्राहिम से, आप वापसी पे जब जाओगे तो मैं उनका नंबर वगैरह आपको सब दे दूंगा, आप उनको मिल लेना, मेरी बात होगी, कोई चिंता की बात नहीं। मैंने तो टिकट बुक करवा ली थी। 18 तारीख को बर्मिंघम से मेरे दोस्त मुझे बेचारे गाड़ी लेके लंदन गेटविक एयरपोर्ट पे आए छोड़ने, और मैं वहाँ से फ्लाइट लेके दुबई पहुँच गया। अब ये फ्लाइट का एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपको सुनाता हूँ। जब हम लंदन गेटविक पे फ्लाइट के पहले इंतज़ार कर रहे थे तो मेरे साथ एक अरब लड़का बैठा था, यंग, वो लिबादा पहन के, सर पे वो उसका टॉवल सा और वो गोल रिंग पहन के और लंबा चोगा पहन के। अब इंतज़ार करते करते बातचीत शुरू हुई तो ही स्पोक ब्यूटीफुल इंग्लिश। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने आया था और फुजारा करके एक छोटी सी रियासत है वहाँ यूएई में, वहाँ का प्रिंस था, बहुत अमीर आदमी था वो, मुझे बाद में उसने बताया। तो बातचीत करते रहे, उसके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, मेरे पास तो इकॉनमी क्लास की थी।
तो खैर हमारी बातचीत होती रही, थोड़ा राब्ता बन गया। तो उसने मुझे कहा, मैंने बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, इस तरीके से आया हूँ, दुबई जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि कुछ बड़े लोगों से मुलाकात हो जाए। खैर मेरी उससे थोड़ी जान पहचान अच्छी हो गई। बड़ी वेरी पॉलिश्ड पर्सन, यंग लड़का, 22-23 साल का होगा तभी। उसके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, अमीर आदमी था। तो उसने, जब फ्लाइट डिले भी थी 20-25 मिनट, तो उसने मुझे कहा कोई बात नहीं, हम देखते हैं, फ्लाइट में मिलते हैं, तो मैं आपकी दुबई में हेल्प कर दूंगा जो आपको चाहिए होगा। खैर वो आदमी, फ्लाइट अनाउंस हुई, बैठ गए जहाज में जाके हम। वो आदमी फर्स्ट क्लास में बैठ गया, मैं इकॉनमी क्लास में बैठ गया। उसने देखा फर्स्ट क्लास में कि 4-5 सीट खाली पड़ी। अब वो यूएई का प्रिंस, असर रसूख वाला आदमी, उसने कैबिन क्रू को रिक्वेस्ट किया कि मेरे एक मित्र पीछे इकॉनमी क्लास में बैठे हैं, ये मेरे साथ वाली सीट खाली है, तो उनको मेरे साथ भेज दीजिए। अक्सर ऐसे एयरलाइन में होता है कि अगर फर्स्ट क्लास में सीट खाली हो, आपका कोई असर सूख है, कोई सोर्स है, तो आपको अपग्रेड कर दिया जाता है और वहाँ बैठा दिया जाता है। और मेरे पास उस ज़माने में मुंबई एयरपोर्ट का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कार्ड भी था कि मैं एयरपोर्ट के अंदर कहीं भी जा सकता हूँ, टारमेक तक। बड़ा पास होता था, वो रेड पास कहते थे उसको, वो भी था मेरे पास। तो उसने जहाज़ जब उड़ने लगा, सीट बेल्ट खुलने का साइन हुआ, तो उसने रिक्वेस्ट किया कि मेरे मित्र को बुला दीजिए। उन्होंने मुझे आके, हॉस्टेस आई और मुझे बुला के फर्स्ट क्लास पे बैठा दिया। तो लंदन से दुबई का सफ़र फर्स्ट क्लास में हो गया। हम साथ में बैठे थे, 5-5.5 घंटे बातें भी करते आए, हमारी जान पहचान अच्छी हो गई। तो उसको मैंने कहा कि मैं 1.5 दिन यहाँ रुकने वाला हूँ, तो एयरलाइन ने हमें को होटल करके देना है, पता नहीं कौन सा। बोला डोंट वरी, आई विल ड्रॉप यू टू होटल, आप इनकी बस के इंतज़ार मत करना, बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। आप मानोगे नहीं, जैसे ही दुबई एयरपोर्ट पे पहुँचे, और उस आदमी के लिए जितने कस्टम वाले सब उसको सलूट मार रहे थे। तो उसने मेरा पासपोर्ट दिया, बोला पासपोर्ट दीजिए, मैं आपके पेपर लेके आता हूँ। इतना प्रिंस रॉयल फैमिली का आदमी और मेरे साथ इतना कोऑपरेट कर रहा था। तो मेरा वो परमिट ले आया, 2 कागज़ थे जिसके ऊपर होटल का नाम वगैरह सब लिखा था, जो एयरलाइन ने हमें देना था। बाकी लोगों को तो बस में लेके गए, और ये आदमी पूरी बातचीत करके वो परमिट लेके, पासपोर्ट पे ठप्पा नहीं लगाते इस ऐसे मौक़ों पे, तो मुझे बोलता है मेरे साथ चलिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। जैसे हम दुबई एयरपोर्ट से बाहर निकले, ज़िंदगी में पहली बार मैंने रोल्स रॉयस में सफ़र किया। उसका शॉफर फुजायरा से लेने आया था, और उसके साथ मैं रोल्स रॉयस गोल्डन कलर की, उसमें बैठ के वो मुझे, हम इंटरनेशनल होटल था, पहला नाम कुछ और था, आगे इंटरनेशनल लगता था, वहाँ के पेपर थे, वहाँ पे मुझे छोड़ के, मेरा सामान मेरे साथ मेरे कमरे में रखवा के वो प्रिंस गया और बोला मैं कल आपको मिलने आऊँगा और आपको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करूँगा। आप देखिए नसीब कैसा होता है। और जैसे ही मुझे वो होटल में छोड़ के गया, मैं वॉशरूम में हाथ मुंह धोने के लिए गया, फ्रेश होने के लिए। और जैसे ही वॉशरूम से मैं फ्री हो रहा था, तो अचानक फ़ोन की घंटी बजती। वॉशरूम में भी दीवार के साथ एक जो इंटरकॉम होता है होटल का, वो लगा हुआ था, और मैंने वो फ़ोन उठाया। फ़ोन उठा के हेलो कहा, तो सामने से एक आवाज़ आती है, मैं दाऊद बोल रहा हूँ।
तो दोस्तों, आगे की कहानी कल सुनाएंगे। मैं दाऊद बोल रहा हूँ, ये पहले शब्द जब मेरे कानों में गूंजे तो मैं हैरान था कि मैं अभी इस होटल में पहुंचा हूँ। मैंने उसको फ़ोन नहीं किया कि मैं कौन से होटल में हूँ, कब आ रहा हूँ, कब नहीं आ रहा हूँ। मुझे तो होटल में जाके इंतज़ार करना था रहमान के फ़ोन का कि आप इतने बजे ऑफिस में चले जाइएगा, जो भी कुछ बताना था। लेकिन मेरे होटल में पहुंचने के 10-12 मिनट के बाद ही फ़ोन आ गया, मैं दाऊद बोल रहा हूँ। और उसके बाद दाऊद से मेरी क्या बात हुई, ये किस्सा आपको कल सुनाएंगे। ये पूरी डिटेल में मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको मुलाकात के पीछे की बैकग्राउंड का भी पता चले। क्या हमारी बात हुई, कैसे मुलाकात हुई, ये बातें कल पेश होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।